यह हम लोग का अंतिम कक्षा होगा आप लोगों का, यानी कि आप लोग जो कक्षा 8 में हैं और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार जो आप लोगों के इस कक्षा में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र में पढ़ना है एक अध्याय जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ह्यूमन राइट। उस अध्याय का यह आखिरी कक्षा है, अंतिम कक्षा है, जहां पर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन राइट्स का, यानी कि मानव अधिकार का। इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की है और पिछली कक्षा यानी कि अभी से पहले वाले आखिरी कक्षा में हम लोगों ने बात किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कार्य करती है ह्यूमन राइट्स के लिए और अलग अलग राइट्स के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पृष्ठ संख्या 186 पर आने वाले ह्यूमन राइट का, जो कि आप लोगों को सामने डिजिटल फॉर्मेट में दिख ही रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, या आप अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 186 पर भी देख सकते हैं। बात करते हैं ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट होता क्या है, तो लिखा हुआ है ह्यूमन राइट आर दोज राइट विच अ पर्सन शुड हैव इन ऑर्डर टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते जो अधिकार दिए गए हुए हैं मानवों को, इंसानों को, उसी को हम लोग मानव अधिकार, इंसान अधिकार या फिर अंग्रेजी में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। दीज आर द राइट विच एवरी पर्सन शुड एंजॉय टू लीड एन ऑनरेबल लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग। यह जो अधिकार है यह हर इंसान को इसलिए दिया गया हुआ है ताकि वो अपने इंसानी जीवन को एक सम्मान के साथ जी सके। दीज राइट आर इनहेरेंट, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है दीज राइट्स आर इनहेरेंट एंड इन अलायनेबल, यानी कि ये जो है ये मानव के साथ जन्म से ही आते हैं और इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक एक इंसान रहेगा तब तक उसका अधिकार रहेगा, जब तक एक मानव रहेगा तब तक उसका अधिकार रहेगा, जब तक एक ह्यूमन रहेगा तब तक उसका राइट्स रहेगा। ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वली इंटाइटल्ड टू दोज राइट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, नेशनलिटी, प्रॉपर्टी, बर्थ और स्टेटस। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, जो है तो बहुत मूलभूत बातें, लेकिन यह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी बातें हो जाती है क्योंकि इस आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। और मानव अधिकार कहता है कि किसी भी आधार पे हमको इंसानों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके राइट्स को उनके असली रूप में देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो कितने भी अमीर हो, चाहे वो कितने भी गरीब हो, सबका ह्यूमन राइट जो है वो समान है, समान होना चाहिए। आगे, laws have been given a proper place in the constitution of the world। जहां तक कानून की बात आती है तो कानून जो है वह अगर बात करें तो विश्व के संविधान में इसका एक अलग स्थान, एक अहम स्थान दिया गया हुआ है। और मैं हमेशा से बात करता आया हूं, जब भी लॉ की बात आई है तो मैंने हमेशा बात किया है कि लॉ जो है एक बाउंडेशन है। जब मोरालिटी फेल कर जाता है, जब नैतिकता कार्य नहीं करता है तो वहां पर हमें कानून की जरूरत पड़ती है। अगर लोग नैतिक रूप से मजबूत रहेंगे तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह एक नकारात्मक चीज है जो सकारात्मकता लाता है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस, जिस तरीके से चिकित्सा क्षेत्र जो है एक नकारात्मक क्षेत्र है, वह इसलिए बनाया गया है ताकि लोग जो है अगर बीमार पड़ते हैं तो वो स्वस्थ हो और उनको सही तरीके से स्वस्थ रखा जाए। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे लॉ हो, चाहे वो मेडिसिन हो, ये सारे जो हैं एक नकारात्मक क्षेत्र हैं जो सकारात्मकता की तरफ लोगों को ले जाते हैं। आगे, It was on 10th December 1948 that the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights and called upon different member nations to assure all the human rights to their people। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी कि एक वैश्विक, यानी कि कहें तो पूरे
इनके जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट है, मेंबर नेशन है, मेंबर सदस्य देश हैं, उनके लिए एक ह्यूमन राइट का कोड और कंडक्ट बनाया जाता है, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूएनडीएचएआर कहते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर स्टेट, मेंबर नेशन या फिर कहें तो हिंदी में सदस्य देशों के लिए बाध्य होता है कि इनको फॉलो करना है, मानना है। इसलिए 10 दिसंबर को, चूंकि यह 10 दिसंबर को बना था, इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस के तौर पर हर साल मनाते हैं। ह्यूमन राइट आर एम्बॉडीड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ द यूएनडीएचएआर। ह्यूमन राइट जो है यूएनडीएचएआर के डॉक्यूमेंट में जितने भी राइट्स हैं वो सारे कुछ निहित हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, यह देखा जा सकता है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन और डीएचएआर यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। डी से डिक्लेरेशन, एचएआर से यहां पर ह्यूमन राइट हो गया। आगे, it provides an elaborate list of human rights dealing with political, economic, social and developmental rights which are intended to be universally applicable। इसमें हर वो चीज, हर वो ह्यूमन राइट निहित है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अलग अलग विकास कार्यों से जुड़ा हुआ हो, यह सब कुछ यूएनडीएचएआर में मिल जाएगा। आगे आगे लिखा हुआ है विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट टिल डेट कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू 3 जनरेशन और स्टेजेज। अभी तक जो ह्यूमन राइट में जो विकास हुआ है वो हम इस नीचे लिखे गए 3 निम्नलिखित स्टेज या फिर कहें तो जनरेशन या फिर कहें तो अवधि या फिर कहें तो चरण में देख सकते हैं या जाना जा सकता है। ये 3 चरण यहां पर हैं। पहला, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1966। पहला जनरेशन पे आते हैं, पहले चरण पे आते हैं, पहले स्टेज पर आते हैं। द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ईटीसी। इसके तहत क्या दिया गया हुआ? शुरू में क्या बातें आई थी ह्यूमन राइट में? तो राइट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सिक्योरिटी यानी कि रक्षा सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किससे? तो दासता से स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ये सारे चीज और कानून का राज, ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत हम लोग देख सकते हैं। जबकि सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये भी 1966 में ही कैटेगराइज किया गया हुआ है। पहला भी 1966, दूसरा भी 1966, 1966। दूसरा 1966 में क्या है? तो द राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वर्क टू रेस्ट एंड लीजर टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ईटीसी। यहां पर क्या है? तो यहां पर सामाजिक सुरक्षा, समाज जहां पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर सामाजिक सुरक्षा हो, रेस्ट एंड लीजर यानी कि आराम करने का भी अवधि हो, समय हो, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर भाव दिया जाए। ये सारी चीजें जो है सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स के तहत वर्ष 1966 में कैटेगराइज किया गया हुआ है। जबकि अंतिम जो जनरेशन है वो 1969 का है, जिसे थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत देखा जा सकता है। इसमें है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर टू वर्क, अदर क्रूएल ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट ईटीसी। अगर टॉर्चर किया जाता है, कार्य अगर कोई इंसान कार्य कर रहा है, अगर कोई मजदूर कार्य कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, अगर उसको परेशान किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ पनिशमेंट, उसके खिलाफ उपचार, ये सारे चीजों का प्रावधान जो है हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूएनडीएचएआर के जनरेशन में देख सकते हैं, जो कि वर्ष 1969 से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब हम लोगों का यह अध्याय जो है वह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इस पूरे अध्याय को 5 बिंदु में रिकॉल करेंगे। पहला, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से 1918 में जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी ताकि आगे और कोई युद्ध ना हो। लेकिन दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध भी देख लिया। इसका मतलब है लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल कर गया।
दूसरा पॉइंट है द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन चार्टर किस दिन साइन किया जाता है, किस दिन इन्फोर्स्ड होता है, लागू होता है? तो 1945 के 24 अक्टूबर को। मेन एम ऑफ द मेन एम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना की गई थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाया जाए, कायम रखा जाए। द यूनाइटेड नेशन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन एंड अबाउट 20 एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 जो हैं वो मुख्य ऑर्गन है, अंग हैं, जबकि 20 जो है इसके सब्सिडरी या फिर एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। द जनरल असेंबली इज द ओनली बॉडी इन विच ऑल द यूएन मेंबर आर रिप्रेजेंटेड। एकलौता जनरल असेंबली ही एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, 6 बॉडी में से, 6 ऑर्गन में से एकलौता जनरल असेंबली ही एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन है, अंग है, जिसमें सारे मेंबर स्टेट जो है वो सम्मिलित है यूनाइटेड नेशन के। बाकी जितने भी 5 मुख्य जो ऑर्गन है, इसके अलावा वहां पर कोई ना कोई देश जो है, बहुत सारे देश जो है वो उसमें नहीं आते हैं, लेकिन जनरल असेंबली में सब आते हैं। समाप्त होता है यह अध्याय। अब जो है वो आप लोगों को करना है, जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, एक्सरसाइज है। यहाँ पर पहला जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको उत्तर देना है। 5 प्रश्न है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो जगह खाली है वहां पर आपको फिल करना है। यहाँ पर भी 5 प्रश्न है। अगला ट्रू और फॉल्स है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और यहाँ पर आपको इस वाक्य को पढ़ के बताना है सही है या गलत है। सही है तो टी या ट्रू, गलत है तो फॉल्स या एफ। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 187 से 188 पर आ चुके हैं। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, सबके उत्तर एक एक वाक्य में देना है, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे गए 5 प्रश्न के उत्तर जो हैं 2 से 3 वाक्य में देना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न के उत्तर एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद, यानी कि 5 से 6 वाक्यों में देना है। खत्म होता है वो भी एक्सरसाइज जो आप लोगों को करना है। कहीं पर कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब बात करते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी का। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य दिए गए हुए हैं, इसको कह लें आप प्रैक्टिकल के तौर पे। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये जो 5 टर्म है इसको डिफाइन करना है और ये जो 5 टर्म है इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि फुल फॉर्म इसके बनाने हैं। इसी के साथ यह अध्याय जो है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी समस्या आए, इस अध्याय से जुड़ा हुआ और अलग अलग अध्यायों से जुड़ा हुआ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप कभी भी आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यह अध्याय जो है अब समाप्त होता है। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो किसी नए अध्याय के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे।